हेलो बच्चों, चलिए नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कैविटी। ये जो कैविटी वर्ड है ना, ये जनरली आपको कहीं मुश्किल से मिलेगा क्योंकि ये टॉपिक जो है ये काफी टफ भी है और जेई मेंस में तो ये है ही नहीं। ऐसे बोल सकते हैं कि जेई मेंस के स्कोप के ये बियॉन्ड है। ठीक है, तो जो बच्चे जेई मेंस की तैयारी पे फोकस करना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ, वो इस टॉपिक को अवॉइड कर सकते हैं। बट जो जेई एडवांस पे फोकस कर रहे हैं उनके लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको उस टॉपिक के जो रिजल्ट्स हैं फाइनली वो याद होने चाहिए, या कॉन्सेप्ट जो है वो आपका एक लाइन में आपको याद होना चाहिए, तभी आप उसके सवालों को जेई एडवांस में बना के आ सकते हैं। ठीक है, और रिसेंट ईयर्स में इस पे काफी क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं, तो आपको उस टॉपिक को पहली बात बहुत ध्यान से समझना है, इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और तीसरी बात इसके जो रिजल्ट्स हैं उनको याद रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं थ्योरी की तरफ। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कैविटी, और कैविटी में भी हम पढ़ेंगे स्फेरिकल, कैविटी में की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले कैविटी क्या होती है? तो कैविटी कुछ नहीं है, अगर एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, उसका कुछ वॉल्यूम निकाल के, ठीक है, कुछ वॉल्यूम निकाल के या कट करके किसी भी औजार से उसको मैंने बाहर रख दिया, ठीक है, तो यहां पर एक हॉलो पार्ट बन जाएगा, है ना, यहां पर एक हॉलो पार्ट बन जाएगा लाइक दिस, ऐसे बोल सकते हैं लाइक दिस, ऐसे हॉलो पार्ट बन गया और इसमें इस हॉलो पार्ट के बाहर तो मटेरियल है, ठीक है, और अंदर कुछ भी नहीं है। तो इस तरह के या इस तरह के शेप को जो एक तरीके से हॉलो रीजन बनाए हुए हैं किसी सॉलिड मटेरियल के अंदर, उस तरह के पार्ट को या उस तरह की शेप को हम कहते हैं कैविटी, है ना। इस तरह को हमने टर्म दिया है कैविटी। इसे हॉलो भी नहीं बोलेंगे क्योंकि हॉलो का मतलब तो ये होता है कि अंदर कुछ ही नहीं होता, ठीक है ना, जैसे कि शेल होती है ना। तो शेल के केस में हमने उसको बोल दिया हॉलोस्फीयर। अब ये हॉलो भी नहीं है, कुछ तो भरा ही हुआ है यहाँ पर, देखो यहाँ पर तो है ही मटेरियल, बट कुछ भरा हुआ है और कुछ पार्ट पे खोखला है, तो इस खोखले पार्ट को नाम दे दिया हमने कैविटी। ठीक है, तो ये कैविटी हो गई। अब कैविटी कैसे भी शेप की हो सकती है, लाइक दिस, मैं इसको ऐसे शेप की बना दूं कि मेरा कोई मर्जी वाला शेप है वो बना दिया, मेरी मर्जी ना, मैं कैसे भी काट लूं उसको। तो मैंने इसको कैसे भी शेप का, रैंडम शेप का काट दिया तो नॉर्मल कैविटी है। और अगर मान लो मैं इसको परफेक्टली स्फेरिकल शेप में काटूं, यानी कि स्फेरिकल वॉल्यूम निकाल के, मान लो मैं एक 4/3 πr क्यूब नाम का वॉल्यूम निकाल के बाहर रखूं, तो जो कैविटी बनेगी वो कैसी होगी? स्फेरिकल होगी। ठीक है, तो यहां से हमने समझा कि कैविटी होती क्या है। अब इस कैविटी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखना है आपको। कैविटी के बाहर भी सीखेंगे और कैविटी के अंदर भी सीखेंगे। तो पहले हम एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट सीखेंगे, कैविटी के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखो, एक चीज हमें बहुत अच्छे से समझनी है कि सॉलिड स्फीयर के लिए, ठीक है, सॉलिड स्फीयर के लिए आपने सीखा है पिछले लेक्चर्स में, और सॉलिड स्फीयर के इलेक्ट्रिक फील्ड आपको आने चाहिए तभी आप इस लेक्चर को समझ सकते हैं। तो आपने सीखा था कि अगर मैं अंदर बात करूं किसी पी पॉइंट पर आर दूरी पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है KQR बाय कैपिटल R क्यूब, वेयर कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ दैट सॉलिड स्फीयर, ठीक है, एंड Q इज द चार्ज ऑफ दैट सॉलिड स्फीयर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड हो गया, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आउटसाइड की बात करूं, सो दैट विल बी KQ बाय स्मॉल r स्क्वायर। अगर मान लो मैंने कोई पॉइंट जो है, लेट से मैंने यहां पर ले लिया P', तो ये P' पे बात हो गई, ये P पे हो गई, और ये दूरी को मैंने बोल दिया फिर से R या R' बोल लो, तो R' का स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके लिख सकती हूँ, है ना। इसको कौन से फॉर्मेट में याद रखना है वो भी काम आने वाली चीज है, तो आपको ये फॉर्मेट में तो याद रखना ही है। इसके अलावा इसका एक दूसरा रूप होता है, उसको भी याद रखना बहुत जरूरी है। कैसे कि अगर मान लो मैं इसका पूछूं कि रो क्या होगा, रो मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, मतलब जितना चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम करोगे, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, तो क्या निकल के आएगा? रो को क्या नाम देते हैं, है ना, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये भी नाम है इसका। और इसकी डेफिनेशन पूछे तो क्या है? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर मेरे को रो निकालना है सवाल में, तो Q डिवाइडेड बाय 4/3 πr क्यूब हो जाएगा ना बेटा। तो रो निकल जाएगा हमारा Q डिवाइडेड बाय 4/3 πr क्यूब, ये रो हो गया, ठीक है। अब क्या करना चाहती हूं मैं कि यहां पर जो Q है, ठीक है, उसको मैं रो के टर्म्स में लिखना चाहूंगी। तो पहले मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड जो इनसाइड है उसमें K की वैल्यू को लिखा 1/4πε0 विच आई नो, Q की वैल्यू को लिखा रो इंटू 4/3 πr क्यूब इंटू स्मॉल r, ये वाला स्मॉल r, ठीक है, ये वाला स्मॉल r हो गया,
डिवाइडेड बाय आर क्यूब। ठीक है, तो यहां से क्या हुआ, 4 कटा, पाई कटा, 4 कट गया, 5 पाई कट गया, फिर यहां से आर क्यूब से आर क्यूब भी कट गया, तो ये क्या बच रहा है, रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। बेटा आपको ये जो रिजल्ट है ये दोनों फॉर्मेट में याद होना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सॉलिड स्फीयर इज रिटन इन दिस फॉर्म वेयर यू हैव रिटन दिस इन द फॉर्म ऑफ चार्ज Q and K, capital K, which is 1/4 pi epsilon naught, and the other format is this format, है ना, you have to learn this, which is volume charge density की फॉर्मेट में। ठीक है, रो स्मॉल आर फिर से वही दूरी हो गई, आप अंदर की बात कर रहे हो तो स्मॉल आर डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। ये बहुत ही सिंपलेस्ट वर्जन दिख रहा है, इसलिए हम इस टर्म में भी इसको याद रखना पसंद करते हैं। ठीक है, ये क्या बता रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस आर, मतलब पॉइंट पे जितना दूर होगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा आएगा। रो कांस्टेंट होगा उस पूरे सॉलिड स्फीयर के लिए, 3 कांस्टेंट है और एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है। सो व्हाट डू यू हैव टू लर्न टिल नाउ? अभी हमने कैविटी के बारे में बात ही नहीं की है, बस ये बताया कि कैविटी क्या है। अभी तो मैं पिछले लेक्चर्स में एक इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला था जो हमने निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर, उसका मैं एक दूसरा रूप बता रही हूं और इसी को मैं यूज करूंगी, इसलिए मैं बता रही हूं। सो रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, है ना। अब आपको क्या याद रखना है पूरी कहानी में कि अगर मेरे को कोई पूछ लेगा कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर इनसाइड एनी पॉइंट, ठीक है ना, यहां पर अगर बात करें आर पॉइंट पे, सो आई कैन राइट KQR डिवाइडेड बाय आर क्यूब एज वेल एज रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। ये मुझे याद रखना है, ठीक है, जिसका चार्ज प्लस क्यू है, जिसका डेंसिटी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है, जिसकी रेडियस कैपिटल आर है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अब आते हैं कैविटी पे, तो कैविटी पे मूव करते हैं। अब क्वेश्चन से समझेंगे इसको, ठीक है ना, कोई थ्योरी नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन समझना है आपको। देखो मान लो कि ये एक कैपिटल आर रेडियस का सॉलिड स्फीयर है जिसकी डेंसिटी रो मान लेते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, इसमें मैंने क्या करा, कैविटी प्रोड्यूस की, लेट्स से उस कैविटी का जो रेडियस है वो स्मॉल a है और उस कैविटी का जो सेंटर है लेट्स से C डैश, ठीक है, और इस पूरे सॉलिड स्फीयर का जो सेंटर है C डैश जो है वो मैंने दे दिया स्मॉल b। मतलब कि इस पार्ट में तो आपका चार्ज रखा हुआ है, ठीक है ना। कैविटी का मतलब क्या है कि जिस पोर्शन में कैविटी है वो वहां खोखला है, मतलब वहां पर कुछ भी चार्ज नहीं है, लाइक दिस, ऐसा कुछ मटेरियल बनाया है आपने, ठीक है, ये इस टाइप का। अब व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कैविटी एट पॉइंट C। कैविटी की वजह से, इस कैविटी की वजह से इस पॉइंट C पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो पहले मैं आपसे अगर पूछती हूं कि मान लो कैविटी नहीं होती, ठीक है, कैविटी नहीं होती, मान लो कि पूरा जो है ये पूरा सॉलिड स्फीयर होता, तो सेंटर C पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता, 0, क्योंकि आपने सीखा है ना कि अगर एक सॉलिड स्फीयर है तो उसकी वजह से जो अंदर वाले पॉइंट्स होते हैं उन पर इलेक्ट्रिक फील्ड आता है KQ स्मॉल r डिवाइडेड बाय कैपिटल R क्यूब। और अगर आप सेंटर की बात कर लोगे तो R क्या हो जाएगा, 0, है ना, R क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना बेटा, क्योंकि सेंटर पे बात करोगे तो सेंटर से दूरी कितनी हो जाएगी, 0, तो R की वैल्यू 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर वाले पॉइंट पर या सेंटर पे क्या हो जाएगा, 0, सिर्फ सेंटर पे ही होगा, है ना। यहां तो KQR डिवाइडेड बाय कैपिटल R क्यूब। तो अगर ये कैविटी नहीं होती है ना, कैविटी को छुपा लो, ये B नहीं होता, ये स्मॉल a नहीं होता, पूरे पे मास भरा हुआ होता या चार्ज भरा हुआ होता, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर C पे बनता, वो 0 बनता। अब मैं इसको इस फिगर को कैसे देखना चाहती हूं कि दिस फिगर इज बेसिकली व्हाट, है ना। अगर मैं इसको ऐसे बोल दूं कि ये पूरा स्फीयर है जिसकी रेडियस कितनी है बेटा, R, और इसका डेंसिटी कितना है, रो, और इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं क्या, कि एक छोटू सा स्फीयर है ना, वो छोटा सा स्फीयर उसको मैंने निकाल के बाहर रख दिया, चलो उसको थोड़ा सा रेडियस बनाते हैं इसका बड़ा, हाँ, तो मैंने जो यहां पर जो स्फीयर था, है ना, यहां पर था, उसको बाहर निकाल के यहां बना रही हूं मैं, ठीक है। तो उसकी रेडियस कितनी हो गई बेटा, स्मॉल a, और
यहां पर वो ये बड़ा स्फीयर है ना, ये बड़ा स्फीयर है, इसको मैं थोड़ा सा आपको दिखा रही हूं। हाँ, तो ये मान लो उसका सेंटर था, तो ये दूरी कितनी दी थी आपको, b, ठीक है, लाइक दिस, है ना। थोड़ा डायग्राम सिमेट्रिकल नहीं दिख रहा, बट ऐसा कुछ है। अगर मान लो मैं इसमें से, है ना, इसको भूल जाओ, ये आउटर बाउंड्री तो कुछ भी नहीं है, इसको भूल जाओ। अगर मैं इसमें से उस कैविटी को या उस पार्ट को निकाल लूं बाहर, तो कुछ ऐसा ही दिखेगा ना मुझे। मैं पूरे सॉलिड स्फीयर में से, ठीक है, पूरे सॉलिड स्फीयर में से मैं इसको माइनस कर दूं, तो मुझे ये दिख जाएगा, ये वाला फिगर। तो मैं क्या कर सकती हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे इस फिगर का निकालना है, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से निकाल लूं पॉइंट सी पर, ठीक है, इस सेंटर पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से निकाल लूं पॉइंट सी पर, क्योंकि सी पे निकालना है अल्टीमेटली एट पॉइंट सी। तो इसका कंट्रीब्यूशन सी पर और इसका कंट्रीब्यूशन सी पर, और जब मैंने इसमें से इसको माइनस कर देना है, तो मेरा ये वाला फिगर दिखेगा ना। मुझे क्या करना है, मुझे ये देखना है कि पूरे सॉलिड स्फीयर की वजह से जो सी पे होता, उसमें से अगर मैं इस पार्ट की वजह, सिर्फ इकलौते इस पार्ट की वजह से माइनस कर दूं ना इसको, क्योंकि बाहर निकाल रखा है आपने, तो इस पार्ट की वजह से भी जो कंट्रीब्यूशन रहा होगा वो आपने माइनस कर दिया, माइनस हो जाएगा ना यहां पर। फिर से समझते हैं कि मान लो पूरे स्फीयर की वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आता, लेट्स से सी पर, तो उस पूरे सॉलिड स्फीयर में तो ये शेडेड पोर्शन भी है और ये हॉलो पोर्शन भी है। मतलब इस शेडेड पोर्शन की वजह से भी आपने निकाला है, प्लस इस हॉलो रीजन की वजह से भी आपने निकाल दिया इस पूरे में। तो लेकिन एक्चुअली आपका फिगर ये थोड़ा ना है, आपका फिगर तो ये है ना, आपने पूरे की वजह से निकाल दिया, बट आंसर तो आपको इसके लिए निकालना था ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस पार्ट की वजह से जो सी पॉइंट पे आ रहा होता कंट्रीब्यूशन, उसको माइनस कर देना है। जैसे ही समझते हैं, इस शेडेड पोर्शन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सी पे निकालना है, उसको न्यूमेरिकल टर्म्स में समझते हैं। मान लो इसकी वजह से, इस पूरे की वजह से कंट्रीब्यूशन सी पर 100 यूनिट्स के बराबर आता है, 100 यूनिट्स, ठीक है ना। अब उस 100 यूनिट में उस पार्ट का भी आ गया जो यहां पर, जिसका रेडियस कितना था a और जिसकी दूरी कितनी थी सेंटर की b, उस पार्ट का भी तो कंट्रीब्यूशन आ गया सी पर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका माइनस करना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि यार उसको अलग से निकालो, उसको बाहर निकाल के सी पे कंट्रीब्यूशन देखा, तो उसका कंट्रीब्यूशन जो था वो मैंने देखा कि 3 यूनिट्स आया इस सी पर, इसकी वजह से, ठीक है। तो 100 में से जब 3 को माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा, 97। 97 किसकी वजह से निकला, वो शेडेड पोर्शन की वजह से निकला, सिर्फ इस शेडेड पोर्शन की वजह से इस पॉइंट सी पर, ठीक है ना। आई होप कि आपको समझ में आया हो कि इस डायग्राम को हम दिस माइनस दिस भी देख सकते हैं, मतलब कंप्लीट स्फीयर माइनस दिस। और ये कॉन्सेप्ट हम बहुत जगह यूज करते हैं, सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए समझने के लिए। बस आपको की पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि आपको सी पे निकालना है, तो आप पूरे स्फीयर की वजह से भी सी पे निकालोगे, और उस छोटी से स्फीयर के वजह से भी आप पॉइंट सी पे ही निकालोगे। आप ऐसा मत कर देना गलती से कि आप सी डैश पे निकाल दो, ठीक है ना, सी डैश पे नहीं, सी पर, क्योंकि आपसे सी पे पूछा है, ठीक है। अब यहां इसकी वजह से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को बोल देती हूं E1 और इसकी वजह से बोल देती हूं मैं E2। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो आई हैव टू कीप इन माइंड दैट आई हैव टू टेक E1 वेक्टर माइनस E2 वेक्टर, ठीक है। अब E1 वेक्टर को कैसे लिखेंगे देखते हैं। तो देखो E1 को लिखेंगे हम रो, ठीक है, रो, अच्छा सॉरी, E1 की वजह से सेंटर पे, फुल कंप्लीट सॉलिड स्फीयर का सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आने वाला है, 0। तो E1 तो क्या हो गया, 0। E2 समझते हैं, E2 क्या आने वाला है। तो E2 देखो, ये एक सॉलिड स्फीयर है जिसकी वजह से किसी बाहर वाले पॉइंट पर, क्योंकि अब देखो यहां पर वो सॉलिड स्फीयर है ना, वो सॉलिड स्फीयर, तो उसके लिए तो ये पॉइंट सी बाहर हो गया ना। तो अब इमेजिन करो कि सिर्फ इस सॉलिड स्फीयर का किसी बाहर वाले पॉइंट सी पे पूछा जाता, मतलब सवाल ऐसा हो गया कि आपका एक सॉलिड स्फीयर है जिसकी रेडियस कितनी है बेटा, a, स्मॉल a, और उससे कितनी दूरी पर, b दूरी पर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा रहा है। तो आप क्या बोलोगे आंसर, आप बोलोगे इट इज k q बाय आर स्क्वायर, है ना, बाहर वाले पॉइंट्स पे ही होता है ना, k q बाय आर स्क्वायर। सो k इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q,
क्यू किसका बोलोगे, सिर्फ इसका चार्ज बोलोगे ना, तो इसका चार्ज क्या होगा, सो इट विल बी रो मल्टीप्लाइड बाय 4/3 पाई इसका खुद का वॉल्यूम, ठीक है, क्योंकि पूरे का चार्ज डेंसिटी आपको कितना दे रखा था, रो दे रखा था। तो पूरे स्फीयर का आपने रो माना, उसमें से रो नाम का ही अगर आप पार्ट निकालोगे तभी ये बनेगा ना, ठीक है ना। रो में से रो नाम का ही अगर आप वो स्फीयर निकाल के बाहर रखोगे तो बच्चा कुछ अभी क्या मिलेगा, रो। सो आप क्यू को क्या लिख सकते हो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, ठीक है ना। तो आपने वॉल्यूम किसका लिखा, सिर्फ इसका, क्योंकि इस पे चार्ज निकालना है आपको, तो पूरा क्यू तो लिख नहीं सकते आपको, सिर्फ इसका चार्ज लिखना है। सो रो इंटू 4/3 पाई ए क्यू। अब के हो गया, क्यू हो गया, डिवाइडेड बाय क्या आएगा, आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर में क्या आएगा, तो सेंटर की इस पॉइंट से दूरी कितनी है बेटा, बी, तो इट विल बी बी स्क्वायर। सो 4 पाई कैंसिल एंड इट विल बी रो ए क्यूब डिवाइडेड बाय 3b स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ये आपका आंसर आ गया। आप चाहते तो आप Q को या K को आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ना लिख के आप सिर्फ K भी लिख सकते थे, ठीक है ना। तो आप K की फॉर्मेट में भी आंसर दे सकते थे और आप इस फॉर्मेट में भी आंसर दे सकते हो। तो ये हमारा एक पहले टाइप का क्वेश्चन हुआ जिसमें कैविटी की वजह से, कैविटी तो अंदर है उस सॉलिड स्फीयर के, पर उस कैविटी के बाहर वाले इलेक्ट्रिक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है। अब उस कैविटी के अंदर ही किसी पॉइंट पे पूछ ले, वो थोड़ा टिपिकल है और आपको याद रखना है, ठीक है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे कि कैविटी के अंदर अगर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो कैसे निकालेंगे। देखो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि अगर मैं सॉलिड स्फीयर के, ठीक है ना, अंदर किसी पॉइंट पर, बिना कैविटी के अंदर किसी पॉइंट पर जिसकी डेंसिटी आपको रो दे रखी है, जिस पे चार्ज आपको क्यू दे रखा है, जिसका रेडियस आपको कैपिटल आर दे रखा है, उससे अगर आर दूरी पर पॉइंट पी पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं तो उसको रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, के क्यू स्मॉल आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर क्यू एंड इट इज रो आर डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये क्यू की टर्म्स में, ये रो की टर्म्स में, ठीक है। और दूसरी चीज क्या सीखनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक वेक्टर क्वांटिटी है तो आप इस आर पे भी वेक्टर लगा सकते हैं, यहां पर भी इस आर पे वेक्टर लगा सकते हैं। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि आपको पता है कि अगर एक सॉलिड स्फीयर है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस हैं वो कुछ इस तरीके से बनती है ना, लाइक दिस, है ना। ये तो हुआ सरफेस पे। अगर मुझे पॉइंट पी पे भी बात करनी है तो आप पॉइंट पी पे एक इमेजिनरी आर रेडियस का स्फीयर मान लो और उससे रेडियली आउटवर्ड, है ना, लाइक दिस इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लोगे, लाइक दिस, इस तरीके से। तो कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, है ना, पॉइंट पी पे क्या आ रही है, ये डायरेक्शन आ रही है ना आपकी। तो इसको अपन कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको अपन आर वेक्टर से भी तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, आर वेक्टर से भी, तो कि जो आर वेक्टर की डायरेक्शन है, आर वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, सेंटर से पी की तरफ डायरेक्ट करता हुआ, है ना। जैसे देखो इधर समझो कि मान लो ये सेंटर सी था, ये पॉइंट पी था, ठीक है। तो सेंटर सी से पॉइंट पी की तरफ रिप्रेजेंट करता हुआ ये अपना आर वेक्टर था, ठीक है। और उसी वेक्टर की डायरेक्शन में क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है ना। अगर मैं यहां पर पॉइंट पी ले लूं तो आपका फिर आर वेक्टर क्या हो जाएगा, आपका आर वेक्टर ये वाला हो जाएगा, आर वेक्टर ये वाला आर वेक्टर हो जाएगा सी से उस पी डैश की तरफ, और उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड इस डायरेक्शन में। तो आप ये आर वेक्टर लगा सकते हो, है ना। इसमें क्या हो गया, मैग्नीट्यूड भी इन्वॉल्व हो गया वेक्टर के अंदर और डायरेक्शन भी इन्वॉल्व हो गई, ठीक है। चलिए अब बात कर सकते हैं, है ना, या ऐसे बोलो इसको कि के क्यू आर डिवाइड बाय आर क्यूब, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, और फिर आर कैप यानी कि आर वेक्टर की डायरेक्शन में ही उसकी डायरेक्शन हो गई, तो फिर आर इंटू आर कैप क्या मिल गया, आर वेक्टर मिल गया। ये मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन, ये मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन, ठीक है। चलिए तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करना भी बहुत जरूरी है। अब इसका इंपॉर्टेंस आएगा, इसका जरूरत पड़ेगी हमें, इसलिए बताया गया है। तो अब कैविटी के अंदर मूव करते हैं। चलिए बढ़ते हैं, तो कैविटी पे मूव करते हैं, ठीक है। मान लो ये सॉलिड स्फीयर जिसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, जिसकी रेडियस कैपिटल आर, है ना। अब हमने यहां पर इसका सेंटर सी माना हुआ है, ठीक है। यहां से अपन ने ये कैविटी ले ली, है ना, और इसको अपन ने बोल दिया लेट्स से सी डैश,
ठीक है। अभी मैं मोस्ट जनरलाइज्ड वे में इसको सॉल्व करूंगी, मतलब आप ऐसे वे में रिप्रेजेंट करूंगी या ऐसे वे में सॉल्व करूंगी जिसको आप याद रख सकते हो और उसका रिजल्ट आप मेमोराइज कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए, तो अपन ने बड़े स्फीयर का सेंटर क्या माना C, और जो कैविटी है उसका सेंटर क्या माना C डैश, ठीक है। और आपका यहां तो आपका मटेरियल या ऐसे बोल सकते हैं चार्ज भरा हुआ है और कैविटी आपकी हॉलो है, ठीक है ना। ये आपने अज्यूम कर रखा है लाइक दिस, है ना, ठीक है। आपको निकालना है, लेट्स से ये पॉइंट P है, ठीक है। तो ये पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इस पॉइंट P पर इसकी वजह से, इस जो आपको अरेंजमेंट दिया हुआ है इसकी वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो फिर से मैं कह सकती हूं कि मैं इस सवाल को देख सकती हूं कि मैं एक बड़े स्फीयर की वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं, ठीक है। ये उसका सेंटर था, है ना, ये बड़े स्फीयर की वजह से निकालूं सेंटर पे, बड़े स्फीयर की वजह से पॉइंट P पे निकालूं और माइनस कर दूं क्या, उस छोटे से स्फीयर को। तो उस छोटा सा स्फीयर मैंने ऐसे बना दिया लेट से, ठीक है। सेंटर मैं कहीं यही बना रही हूं, फिर से सेंटर यही बना दिया मैंने, उसका C डैश ये रहा और उसके अंदर जो पॉइंट P है वो ये रहा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, ठीक है। पिछली बार ये पॉइंट P आपका इस बड़े वाले गोले पे या गोले का सेंटर था। अब की बार ये पॉइंट P जो है, ये पॉइंट P आपका कैविटी के अंदर है, ये डिफरेंस है, ठीक है। चलिए, अब मैं बोल सकती हूं कि अगर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 आता है और इसकी वजह से E2 आता है ना, इसकी कैविटी की वजह से उसके खुद के पॉइंट P पर E2 आता है, सो E1 माइनस E2 विल बी माई आंसर। E वेक्टर विल बी E1 माइनस E2, है ना। पिछले पार्ट में E1 0 आया था और E2 निकाल लिया था, और माइनस साइन तो सिर्फ क्या इंडिकेट करेगा, डायरेक्शन, मतलब जो E2 वेक्टर की डायरेक्शन थी उसको ऑपोजिट करना था, बस और कुछ नहीं। चलिए, अब E1 निकालना है। सो E1 कैसे निकालेंगे, तो अगर आपने इसका डेंसिटी रो माना हुआ है तो आप इसकी डेंसिटी भी रो मान के चलेंगे, है ना। अब रो में से, अब रो का, है ना, ऐसे ही मानेंगे ना कि भाई ये इसका डेंसिटी आपका रो था, तो आप जो काट के निकालोगे वो भी रो का ही निकलेगा, तो इसकी भी डेंसिटी रो और इसकी भी डेंसिटी रो। तो जो इसमें से बड़े में से छोटे को काटेंगे तो ये चीज स्फीयर बन जाएगी, जिसमें बचे हुए पार्ट का यूनिफॉर्म डेंसिटी या चार्ज जो है वो कितना होगा, चार्ज पर वॉल्यूम कितना होगा, रो, ठीक है। अब बात करनी है कि मुझे इस बड़े स्फीयर की वजह से पॉइंट P पे कंट्रीब्यूशन निकालना है, तो ये बिल्कुल भूल जाओ सब कुछ, सब बस ये ध्यान में रखो कि ये सॉलिड स्फीयर है जिसके अंदर वाले पॉइंट पर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है। तो बोल सकते हो कि इट विल बी रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर वेक्टर आता है, आर वेक्टर, ठीक है ना। अब देखना ये आर वेक्टर क्या होगा, ये आर वेक्टर क्या होगा, ये होगा आर वेक्टर आपका, ठीक है ना। आर वेक्टर मतलब डायरेक्टेड या स्टार्टेड फ्रॉम C डायरेक्टेड टुवर्ड्स P, दिस इज आर वेक्टर। सो आई विल राइट आर वेक्टर एज CP वेक्टर, CP वेक्टर, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मुझे ये पूरा स्फीयर दिया होता, कुछ नहीं है, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, मुझे सिर्फ ये स्फीयर दिया है कंप्लीट भरा हुआ, मुझे किसी अंदर वाले पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, तो मैं दो तरीके से लिख सकती हूँ, KQ स्मॉल r डिवाइड बाय RQ या रो r बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। R क्या होता है, सेंटर की P से दूरी, सेंटर की P से दूरी, तो सेंटर की P से P की दूरी को मैंने CP बोला, ये दूरी हो गई CP, ठीक है, दूरी। और फिर मैं उसका डायरेक्शन बोलूंगी तो वो क्या होगा, CP कैप, CP कैप मतलब C से P की तरफ होगा ना, क्योंकि अगर मेरे को इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो उसकी डायरेक्शन यही तो आएगी, है ना। मैं इस पॉइंट P पे एक इमेजिनरी स्फीयर मान लूं और उस स्फीयर से रेडियली आउटवर्ड आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो CP और CP कैप मिलके तुम्हारा क्या मिल गया, CP वेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। इससे मैंने क्या करा, इलेक्ट्रिक फील्ड को डायरेक्टली विद वेक्टर या ऐसे बोलो डायरेक्टली विद डायरेक्शन लिख लिया, तो वेक्टर फॉर्म में लिख लिया मैंने ये सीधा डायरेक्ट, है ना। अब मुझे डायरेक्शन की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, मैंने CP वेक्टर लगाते ही इसकी डायरेक्शन कंसीडर कर ली, प्लस मुझे E1 माइनस E2 करूंगी तो मैं डायरेक्ट नहीं कर सकती E1 माइनस E2, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड को नहीं घटा सकती, मुझे डायरेक्शंस का भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर सेम डायरेक्शन में होंगे तो सब्ट्रैक्ट होंगे, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे, जैसे मान लो E1 इस तरफ है, E2 इस तरफ है, E1 की डायरेक्शन इस तरफ आ रही है, E2 की डायरेक्शन इस तरफ आ रही है और बीच में माइनस साइन है, तो फिर वो E1 इस तरफ और E2 इस तरफ, बीच में माइनस साइन, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, वो ऐड हो जाएंगे।
इस तरीके से बात करनी है, तो डायरेक्शन मैटर कर रही है। माइनस, अब E2 की बात करनी है। अब E2 देखते हैं, देखो फिर से ये एक रो नाम का सॉलिड स्फीयर है। अब देखो आप सॉलिड स्फीयर में से सॉलिड स्फीयर निकालोगे तभी तो ये कैविटी बनेगी ना। अगर आपने इसको आपने कट करके, है ना, कट करके आपने बाहर निकाला है तो एक सॉलिड ही मिलेगा ना आपको, खोखला थोड़ा ना मिलेगा। आप ऐसे समझो कि एक बड़े टमाटर में से एक छोटू टमाटर बाहर निकाल दिया आपने, छोटू टमाटर, छोटे रेडियस का टमाटर, तो टमाटर आपको पूरा सॉलिड मिलेगा, तब जाके उस बड़े टमाटर के अंदर खोखला बनेगा, तो ये सॉलिड बनेगा। सॉलिड में से, है ना, फिर समझते हैं कि अब यहां से कुछ पार्ट निकाल के बाहर निकालोगे यहां से तो सॉलिड निकलेगा वो। तो जनरली बच्चे क्या गलती करते हैं, अच्छा यहां हॉलो देखा तो यहां हॉलो रख देते हैं, यहां हॉलो नहीं होगा, यहां सॉलिड होगा, तभी तो आपने अंदर वाला पूरा माल निकाल के बाहर निकाल लिया, तभी तो वो हॉलो बनेगा यहां पर। ठीक है, चलिए, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। अब अगर यहां पर ये सॉलिड है तो ये तो फिर से आपको P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। बहुत सिंपल है, आप सिर्फ इस सॉलिड स्फीयर को देखो, इसकी भी डेंसिटी रो है, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी रो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, और आपको P पॉइंट पे निकालना है क्योंकि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P निकालना है। तो अब बड़े का भी P पे निकालोगे, छोटे का भी P पे निकालोगे, देन इस पार्ट का P पे निकलेगा। ठीक है ना, आपने इस स्फीयर को या इस अरेंजमेंट को दिस माइनस दिस के रूप में देखा। अब आपको पॉइंट P पे निकालना है तो आपको इस अरेंजमेंट का भी P पे निकालना पड़ेगा और इस अरेंजमेंट का भी P पे निकालना पड़ेगा, देन आपका आंसर आएगा। आपने इधर उधर निकाल दिया, इसका C पे निकाल दिया, उसका C' पे निकाल दिया, उसका C' पे निकाल दिया, इसका C पे निकाल दिया, तो ये सब गड़बड़। P पे निकालना है तो इसका भी P पे और इसका भी P पे, बस ये ध्यान रखना है। तो यहां से फिर से आप क्या लिखोगे, सॉलिड स्फीयर है, अंदर वाला पॉइंट है तो रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हो, रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, और आर वेक्टर की जगह क्या आएगा, तो आर वेक्टर की जगह फिर से समझते हैं इस चीज को कि C डैश से P की तरफ पॉइंट करेगा आर वेक्टर आपका, C डैश से P की तरफ पॉइंट करेगा आपका आर वेक्टर, और उसी डायरेक्शन में आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होता है ना, रेडियली आउटवर्ड, जो कॉन्सेप्ट अपन ने यहां पर लगाया वही कॉन्सेप्ट यहां पर लगाएंगे, तो वहां से C डैश P आ जाएगा, तो C डैश P ये हो गया आपका। ठीक है, अब यहां से क्या बात करनी है, तो देखो इसको अपन ऐसे समझते हैं कि इट इज रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Cp माइनस C डैश P। ठीक है, इसको वैसे भी लिख सकती हूँ, रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट Cp वेक्टर प्लस, देखो C डैश P है ना, तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ क्या कि A B वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ऑफ B A वेक्टर ना। अगर आप C से C डैश पे जा रहे हो तो इस डायरेक्शन में जाओगे, और C डैश से C पे जाओगे तो इस डायरेक्शन में, तो ऑपोजिट होंगे ना, C डैश इक्वल्स टू माइनस ऑफ C डैश C वेक्टर, तो ऐसे A B वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ऑफ B A वेक्टर, ऐसे ही माइनस ऑफ C डैश P वेक्टर इक्वल्स टू P C डैश वेक्टर, है ना, माइनस ऑफ दिस विल बी दिस। सो आपने क्या बोला कि इट इज P C डैश वेक्टर, और ऐसा मैंने क्यों लिखा, देखो इसलिए लिखा कि देखो ये C C डैश वेक्टर है, ठीक है ना, तो ये C C डैश वेक्टर है, मैंने इसको बना दिया ऐसे, इसको अपन बनाते हैं ग्रीन पेन से, देखो ये C C डैश हो गया, ये C C डैश, फिर आ रहा है P C डैश, ठीक है, तो ये हो गया P C डैश लाइक दिस। ठीक है, अब मैं ऐसा बोल सकती हूं क्या कि अगर मैं एक वेक्टर बना दूं CP, तो मैं ऐसा लिख सकती हूं यहां से CP वेक्टर प्लस P C डैश वेक्टर इक्वल्स टू C C डैश वेक्टर। देखो कैसा बन रहा है ये, कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये हो गया आपका C, ये हो गया C डैश, और ये हो गया आपका P। ठीक है, तो आपका क्या होगा, एक वेक्टर आपका ये हो गया A वेक्टर प्लस B वेक्टर, है ना, इक्वल्स टू C वेक्टर, P वेक्टर प्लस Q वेक्टर इक्वल्स टू R वेक्टर, लाइक दिस लिखते थे ना। अच्छा, मैंने दिस प्लस दिस क्यों नहीं लिखा, तो ये आपका वेक्टर बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि आप जैसे यहां से स्टार्ट कर रहे, तो ये आपकी टेल हो गई, ठीक है ना, ये टेल। सो टेल से आप चले P पर, यहां हेड आया, फिर इसके हेड पर दूसरे का टेल रखा जाएगा, तो अपन ने लिखा कि इट इज CP वेक्टर प्लस PC डैश वेक्टर। क्या होगा, तो शुरू का जो पहला वाला था उसका टेल और जो लास्ट वाला है उसका हेड मिला देंगे, तो वो उसका क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट, मतलब CC डैश, है ना। ये मैंने बहुत डिटेल में समझा दिया, इट इज नॉट रिक्वायर्ड, अगर आपको वेक्टर आता है तो आप ये समझ गए मेरी बात को। सो आई विल राइट दिस एज
आई विल राइट दिस एज रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट सी सी डैश वेक्टर। अब यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट डिड्यूस होता है, उसके बारे में हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। तो पहले मैं इस बोर्ड को रब करती हूं। चलिए अब आते हैं हम जो रिजल्ट निकाला था हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट सी सी डैश वेक्टर। तो मुझे ये सिखाना था कि आप इस रिजल्ट को अगर गौर फरमाओगे तो इस पे पी पॉइंट पे डिपेंडेंसी तो आ ही नहीं रही। मतलब ना तो सी डैश पी आया ना सी पी आया। मतलब अगर ये पी पॉइंट कहीं भी होता तो रिजल्ट तो सेम ही आता, क्योंकि सी फिक्स्ड है और सी डैश फिक्स्ड है, मतलब उनके बीच की दूरी फिक्स है, ठीक है ना। और डायरेक्शन भी फिक्स है। डायरेक्शन कैसे फिक्स है कि आपने बोला है कि भाई वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड भी आ गया और डायरेक्शन भी आ गई, है ना। मैग्नीट्यूड क्या आएगा, देखो इसको मैग्नीट्यूड में खोलेंगे। सो रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट सी सी डैश वेक्टर क्या लिखेंगे, सी सी डैश, ये तो हो गया दूरी, ठीक है ना। इसको अपन कोई और नाम दे देंगे बाद में। और फिर सी सी डैश कैप, ये मैग्नीट्यूड मतलब दूरी बिटवीन सी एंड सी डैश, एंड ये सी से सी डैश की तरफ डायरेक्शन। तो आपको डायरेक्शन आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का सी से सी डैश की तरफ आएगा। तो मतलब सी से सी डैश की तरफ अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है इस तरफ, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, लेट से ये बना दिया मैंने, तो डायरेक्शन आपका क्या हो गया, सी से सी डैश। तो आपका पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका डायरेक्शन भी सी से सी डैश की तरफ होगा। मतलब मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि उसका डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगा पॉइंट पी पर, है ना। अगर वो पॉइंट पी यहां पर कहीं होता तब भी उसका इस सी सी डैश के पैरेलल होता। अगर ये पॉइंट यहां पर होता तब भी उसका सी सी डैश के पैरेलल लाइक दिस। तो आपको एक चीज समझनी चाहिए कि ये जो रिजल्ट है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लोकेशन ऑफ पी। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लोकेशन ऑफ पी, मतलब पी कहीं भी हो, कितना भी दूर हो उस कैविटी के अंदर, जो रिजल्ट है वो सेम आएगा, ठीक है। सो पहला पॉइंट हमने क्या निकाला कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लोकेशन ऑफ पी, ठीक है ना। पी के इंडिपेंडेंट आ रहा है, यानी कि पी कहां पर है उस बात से फर्क नहीं पड़ रहा। दूसरी चीज कि पी कहीं पर भी हो, रो फिक्स्ड है, 3 एप्सिलॉन नॉट फिक्स्ड है और सी सी डैश मतलब इनके बीच की दूरी फिक्स्ड है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है ना। लेट से मैं इसको सी सी डैश को दूरी को बोल देती हूं डी। तो आपका जो रिजल्ट है वो क्या हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो आप ऐसे लिख सकते हो ना, इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू रो डी बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। मैंने सी सी डैश को क्या बोल दिया डी, तो रो डी बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। अब आती है डायरेक्शन की बात। तो डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम सी टू सी डैश कैप, मतलब सी से सी डैश की तरफ। लेट से ये डायरेक्शन है, ठीक है, ये डायरेक्शन है आपकी। तो अब आप पी पॉइंट कहीं भी बना लो, आपको डायरेक्शन वही रखनी है। बात समझ में आ रही है, डायरेक्शन वही रखनी है। तो आप पी पॉइंट पर उसी डायरेक्शन में, यानी कि सी सी डैश के पैरेलल में ही आप वेक्टर बना दें। तो ये देखो, आप कहीं भी पी डैश ले लो, कहीं भी पी ले लो, यहां पी लोगे तो इसके पैरेलल ही आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है। तो आपका जो डायरेक्शन है वो भी क्या है, कांस्टेंट है, एंड दैट इज अलोंग सी टू सी डैश, ठीक है ना। फ्रॉम सेंटर ऑफ बड़ा स्फीयर टू सेंटर ऑफ छोटू कैविटी, ठीक है। अब जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट हो जाए, डायरेक्शन भी कांस्टेंट हो जाए, तो हम ऐसा बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या होगा बेटा, यूनिफॉर्म, ठीक है ना। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी जिसका डायरेक्शन भी कांस्टेंट हो और जिसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म बोलेंगे हम उसको, ठीक है। तो जैसे फोर्स है, फोर्स की डायरेक्शन कांस्टेंट है, फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तो यूनिफॉर्म फोर्स लग रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड है, डायरेक्शन कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। इस पे बेटा बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, सब्जेक्टिव आप बोले थ्योरेटिकल क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं इस पे। इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, ठीक है। इसको मैं और समझाती हूं। जैसे सपोज करो कि मान लो कि ये कैविटी यहां पर होती, ठीक है। तो आपका कैविटी का मैंने बोल दिया, लेट्स से इसका सेंटर है सी डबल डैश, या बोल लो लेट्स से मैं कुछ और नाम दे देती हूँ, सी डबल डैश की जगह नाम दे देते हैं ओ, ठीक है। अब मान लो यहां पर मुझे किसी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो मैं क्या आंसर करूंगी, मुझे मान लो सीओ की दूरी जो है वो लेट्स से मुझे दी गई है आर
1। तो मैं आंसर करूंगी इट इज रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू CO की दूरी कितनी हो गई R1, ठीक है, CO की दूरी कितनी हो गई R1। और अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो C से O की तरफ, तो C से O की तरफ, ठीक है। और मैग्नीट्यूड R1 मतलब CO का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन को मैं एक साथ लिख सकती हूं, दैट इज CO वेक्टर। अब इस बात से फर्क ही नहीं पड़ा कि P कहां पर है, P यहां पर होता तब भी यही होता, P यहां पर होता तब भी यही होता, P यहां पर होता तब भी यही होता। और अगर मैं बात करूं तो पूरे अगर मुझे कैविटी में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है ना, तो मैं कैसे बना दूंगी, CO की डायरेक्शन ये है ना, लेट्स से इसको माइनस J कैप बोल देते हैं, तो आप इस तरफ बनाओ, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ठीक है। अगर मान लो मैं यहां बना दूं उसी पॉइंट, उसी कैविटी को, तो मान लो उसका जो सेंटर है, लेट्स से मैंने C डबल डैश बोल दिया, अगर C से C डबल डैश की डायरेक्शन ये है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, इसी के पैरेलल वेक्टर्स बना दो आप, तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, यूनिफॉर्म है ना, यूनिफॉर्म ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका डायरेक्शन भी कांस्टेंट हो, जिसकी मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट हो, ठीक है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट आई कैप और मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट, है ना। अगर मान लो यहां होता वो कैविटी, तो C से मान लो इसका सेंटर ये है, तो लेट्स से ये है, ये वेक्टर आ रहा है, तो फिर इसी के पैरेलल वेक्टर्स बना दो और ये यूनिफॉर्म, अब पॉइंट भी कहीं पर भी हो फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो यहां से जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमने क्या निकाले कि कैविटी के अंदर वो पॉइंट P पर लोकेशन कुछ भी हो, है ना, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो अंदर आएगा कैविटी के अंदर, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लोकेशन ऑफ P। दूसरा, इट इज यूनिफॉर्म इन नेचर, मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और उसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। मैग्नीट्यूड क्या कांस्टेंट है, तो इट इज रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू, रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट तो आएगा इंटू C से C डैश की दूरी, जैसे इस कैविटी की बात करें तो, यहां बात कर रहे हैं तो C से O की दूरी, यहां बात करें तो C से C डबल डैश की दूरी, है ना। यहां बात करेंगे तो क्या आएगा रिजल्ट, रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट C से C डबल डैश वेक्टर। और अगर यहां बात करें, लेट्स से उसके सेंटर का नाम दे दिया मैंने मान लो O डैश, तो इट इज C से O डैश रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट वेक्टर, ठीक है ना। अब वो आपको हो सकता है कि C डैश की वैल्यू दे दे, CO की वैल्यू दे दे, न्यूमेरिकल वैल्यू दे दे, C डबल डैश की वैल्यू दे दे, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। एंड डायरेक्शन इज कांस्टेंट, मतलब आप C से C डैश की तरफ एक वेक्टर बना दो, उसी लाइन के पैरेलल आप अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बना दो, ठीक है। तो वो दिखाएगा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, यूनिफॉर्म आएगा। आप ऐसे नहीं कि आपने कैविटी बना दी ऐसे, आपने बोला कि यहां पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, फिर ऐसे ऐसे या ऐसे, इस तरह से नहीं होगा, ठीक है। यूनिफॉर्म मतलब इसके पैरेलल कैसे बनेगा, लाइक दिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मैंने इतने सारा एग्जांपल ले लिया आपको ताकि समझ में आए कि ऐसा नहीं है कि जो कैविटी इस कैविटी के अंदर होगा वो उस कैविटी के अंदर होगा, नहीं, इस कैविटी के अंदर अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस कैविटी के अंदर अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेकिन इस कैविटी के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, इस कैविटी के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, ठीक है। अब इस पे बेस्ड आए हुए हम जेई के क्वेश्चंस को देखते हैं और उनसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हमें टॉपिक समझ में आया या नहीं, है ना। उससे हम अपना जो टॉपिक है उसको और स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो चलिए अब जेई के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ जो जेई एडवांस 2013 में पूछा गया है, ठीक है। और एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस जो है, अगर मैं लास्ट 10 इयर्स की बात करूं या 15 इयर्स की बात करूं, तो 2007 में भी पूछा गया है और 2015 में भी पूछा गया है, ठीक है। और भी हो सकता है पूछा गया हो, बट आपको ये जो क्वेश्चंस हैं इस क्वेश्चन के बाद जरूर देखने हैं, ठीक है। चलिए बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट्स हैं तो आप उनको जरूर देखिएगा। पहले अपन इस सवाल को समझते हैं। तो इसमें क्या बोला है कि एक रो नाम का स्फेयर है, ठीक है, एक माइनस रो नाम का स्फेयर है और उनको ओवरलैप कर दिया। तो जब रो और माइनस रो मिलेंगे, प्लस पॉजिटिव चार्ज था इस रीजन में, इसकी तरफ से देखा जाए तो नेगेटिव चार्ज था, दोनों के प्लस नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे से कैंसिल कर देंगे, तो यहां पर आपको बेसिकली कैविटी मिलेगी, ठीक है ना, ये ठीक है। जहां पर ये ओवरलैप कर रहे हैं वहां पर कैविटी मिलेगी और यहां पर आपको प्लस 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 मिलेंगे लाइक दिस, और यहां पर आपको क्या मिलेगा, माइनस 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 माइनस, और यहां पर आपको
खोखलापन मिलेगा, यानी कैविटी मिलेगी, ठीक है, मतलब ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। और इसको ऐसे शेडेड किया था उन्होंने शेडेड करने के पीछे रीजन था, वो ऐसे बोल रहे थे इन दिस ओवरलैपिंग रीजन, ठीक है। तो इन दिस ओवरलैपिंग रीजंस आपको क्या आंसर करना है, एट ऑल पॉइंट्स इन ओवरलैपिंग रीजन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हैज कांस्टेंट डायरेक्शन, ठीक है। तो वैसे तो आप समझ सकते हो कि भाई ये कैविटी टाइप फॉर्म कर रहा है, तो कैविटी टाइप फॉर्म कर रहा है तो भाई वहां पर हमने सीखा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू एक सेंटर से दूसरे सेंटर की तरफ, मतलब लेट से इसका सेंटर में नाम देती हूँ सी, इसके सेंटर का नाम देती हूँ सी डैश, तो सी सी डैश वेक्टर होता है, ठीक है। उससे आपको जज हो रहा है कि इस ओवरलैपिंग रीजन में पॉइंट पी कहीं पर भी हो मैग्नीट्यूड यही रहेगा, तो कांस्टेंट है, और डायरेक्शन सी से सी डैश की तरफ होगी तो डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। और जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट होता है तो हम उस फील्ड को यूनिफॉर्म बोलते हैं, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और मैग्नीट्यूड तो और है, जीरो नहीं बोल सकते, तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत। ये तो हो गया, हमें उस थ्योरी याद थी हमें, तब हम इसको डायरेक्ट लिखते। लेकिन अगर हमें थ्योरी याद नहीं होती तो हमें कैसे करना पड़ता, मान लो हम पॉइंट पी मानते, मान लो हम यहां पर कहीं पॉइंट पी मानते, ठीक है, तो उस पॉइंट पी पर इस स्फीयर की वजह से निकाल लो और इस स्फीयर की वजह से निकाल लो और दोनों को ऐड कर दो। तो क्योंकि इस पॉइंट पी पर, क्योंकि पॉइंट पी जो है इस बड़े गोले का भी पार्ट है और ये पॉइंट पी जो है वो छोटे गोले का भी पार्ट है, तो इसकी वजह से E1 मान लो, इसकी वजह से E2 मान लो और दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। अब E1 क्या आएगा, तो इट इज रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, अंदर वाला पॉइंट है इस बड़े गोले के लिए, बड़े गोले के तो अंदर ही है ना पॉइंट, तो रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू CP वेक्टर, तो CP वेक्टर आ गया, प्लस यहां पर रो की जगह क्या आएगा, माइनस रो, तो आप माइनस रो लिख दो क्योंकि इसका माइनस रो है, डिवाइड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। अब इस गोले के लिए भी अंदर पॉइंट है, बट अब की बार क्या आएगा, C डैश P वेक्टर, सेंटर से P की तरफ रेडियली आउटवर्ड होता है ना, तो C डैश P वेक्टर। फिर आप सॉल्व करोगे, सो इट इज रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, CP वेक्टर माइनस C डैश P वेक्टर, लाइक दिस। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो अपन इसको PC डैश लिख सकते हैं, और आप देखोगे कि CP वेक्टर प्लस PC डैश वेक्टर, मतलब अगर मैं बात करूं तो CP वेक्टर प्लस P डैश C वेक्टर है ना, दिस वेक्टर A वेक्टर प्लस दिस B वेक्टर इक्वल्स टू दिस रिजल्टेंट वेक्टर। एक के टेल से चले, ठीक है, टेल टू हेड, फिर दूसरे के सर पर मतलब पहले वाले के सर पर दूसरे वाले का पैर रखा, यानी कि टेल रखा, तो यहां पर टेल रखेंगे, यहां पर हेड रखेंगे, तो इन दोनों को जोड़ सकते हैं अपन, ठीक है। दिस प्लस दिस ये नहीं होगा, दिस इन सीक्वेंस विद दिस विल बी इक्वल्स टू पहले वाले के टेल से दूसरे वाले के हेड तक का रिजल्टेंट, ठीक है, तो CC डैश, सो इट विल बी कॉल्ड रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट CC डैश। अगर किसी को थ्योरी याद नहीं होती तो वैसे प्रोसीड करता। अब देखा कि आपने कि P के इंडिपेंडेंट है, मतलब P पे डिपेंड नहीं कर रहा, चाहे P यहां हो यहां हो यहां हो कहीं भी हो, ठीक है ना, वो P पे डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड पूरी कैविटी के अंदर मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट रहेगा और डायरेक्शन हमेशा C से C डैश की तरफ होगी। मतलब अगर मुझे सिर्फ डायरेक्शन बनानी हो, ठीक है, तो CC डैश वेक्टर आपका कुछ इस डायरेक्शन में आ रहा है तो मुझे इसी के पैरेलल वेक्टर्स बना देना, इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया इस तरह से, तो ये यूनिफॉर्म डायरेक्शन रहेगी इस तरह से, है ना। तो डायरेक्शन आपकी क्या हो गई, यूनिफॉर्म, या डायरेक्शन आपकी कांस्टेंट। जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट हो जाएगा तब आप बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपका क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म। तो ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। अब हम इसके बाद 2007 में आया हुआ क्वेश्चन और 2015 में आया हुआ क्वेश्चन हम जरूर अटेम्प्ट करेंगे और चेक करेंगे कि हमें ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया कि नहीं आया। और इसी के साथ मैं एक और पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बोलना चाहूंगी कि आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो उसके लिए उसके बाद आपको लास्ट ईयर के क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी होता है। अगर पहली बार में आप अटक भी जाते हैं तो उन सवालों को दोबारा करें, तिबारा करें, उनके सॉल्यूशंस देखकर या सॉल्यूशंस कहीं से भी फाइंड आउट कर जब तक आपको पिछले साल के सवाल एकदम कॉन्सेप्ट वाइज याद नहीं होंगे या ऐसे बोलो कि आपके करे हुए नहीं होंगे, तब तक आपका JEE एडवांस की प्रिपरेशन अधूरी है, ठीक है ना। तो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस जरूर देखें। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस इन दिस लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।